हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किए थे हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन की सीरीज़ के बीच में कंपैरिजन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल। इट्स विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल। सो आपको लास्ट सेमेस्टर में मैंने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि प्लैंक ने क्या कहा था कि जो एनर्जी है किसी भी एक ऑसिलेटर की वो हमेशा क्वांटाइज्ड होती है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक एन एटॉमिक ऑसिलेटर कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जीज एंड दीज एनर्जीज आर मल्टीपल ऑफ h इंटू न्यू, वेयर न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। जबकि बोहर था, उसने एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का उसको क्वांटाइज बताया था, दैट द इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। तो विल्सन और सोमरफेल्ड था 1916 में। विल्सन और सोमरफेल्ड दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1916 में कुछ नए सेट ऑफ रूल्स जो है क्वांटाइजेशन के लिए बनाए। दे डिराइव्ड अ न्यू सेट ऑफ रूल्स, a new set of rules for quantization of any physical system। किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए जो है वो वैलिड थे, मतलब चाहे एटम के लिए लगा लो या कोई भी सिस्टम लगा लो, उसके जो है क्वांटाइजेशन के रूल्स जो है उसने डिराइव किए थे। फिजिकल सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किसी भी सिस्टम के लिए नहीं लगा सकते ना। उस फिजिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि जो उस फिजिकल सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट फिजिकल सिस्टम दे शुड बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। कोऑर्डिनेट्स जो है उस फिजिकल सिस्टम के दे शुड बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। इसे जो है ये रूल्स जो है डिराइव करे हैं विल्सन और सोमरफेल्ड ने, उसको जो है विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल बोला जाता है। तो अब इसका जो है हम जो इसने रूल जो डिराइव किया था वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल? इट सेज फॉर एनी फिजिकल सिस्टम इन विच coordinates are periodic function of time, for any physical system in which coordinates are periodic function of time, there exists a quantum condition for each coordinate, and that quantum condition is suppose आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स थे, एक pi और एक qi। So pi into dqi is equal to ni into h. This is called Wilson Sommerfeld quantization rule. इसमें आपके पास qi जो है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट है। q को हमेशा पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। qi is the position coordinate and pi is the momentum coordinate. ni जो है is any integral। जब हम ये इंटीग्रल पे ये क्लोज मार्क साइन लेते हैं, इसका मतलब है इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट साइकिल पे या कंप्लीट सर्कल पे ली गई है। इस इंटीग्रल को हम यूजुअली फेज इंटीग्रल बोलते हैं, फेज इंटीग्रल। अब इसमें हमने दो डेरिवेशन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आपने करनी है और सिलेबस में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज derivation of Planck's quantization of energy using Wilson Sommerfeld quantization rule। डेरिवेशन ऑफ प्लैंक क्वांटाइजेशन एनर्जी को डिराइव करना है हमने यूजिंग विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल। तो इसमें क्या है, विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल जो है मैंने एक सपोज कीजिए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे लगाना है, जिसमें आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मेरे पास कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? एक पोजीशन को x से डिनोट करते हैं और मोमेंटम को p से।
अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ इंटू के एक्स स्क्र, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/p² सिंस मैं वन डायमेंशनल ले रहा हूँ तो px² डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बेटर वे में लिख लेता हूँ, इसे लिख लेता हूँ x² k को नीचे लिख के, ये बन गया 2 e से जो है डिवाइड कर देना है न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को e से डिवाइड कर देना। तो ये 1 बन गया, ये बना x² e डिवाइडेड बाय k प्लस px² 2 इंटू m इंटू ई। ये बेसिकली आपके पास क्या बना है, x² 2 इंटू ई डिवाइडेड बाय k प्लस px² 2me इज इक्वल टू 1। अब आपके पास एक एलिप्स की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एलिप्स की इक्वेशन हमेशा लिखते हैं हम x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, वेयर a इज द सेमी क्या बोलते हैं, a इज द सेमी मेजर एक्सिस, b इज द सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे जब आप, तो आपके पास सेमी मेजर एक्सिस और ये जो है बेसिकली एलिप्स की इक्वेशन ही बन गई है, जिसमें सेमी मेजर एक्सिस क्या आएगी, a² इज इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाय k। तो a कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वेट कीजिए, तो आपके पास जो a है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2e डिवाइडेड बाय k और b जो है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई। सो एनी इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ ऑसिलेटर इज रिप्रेजेंटेड। तो अगर मैं ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट करना हो, इफ़ आई वांट टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑसिलेटर, वो जो है मैं किसी भी पॉइंट पे एलिप्स के पॉइंट से जो है उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो let's say this is a, this is b, this is px, this is x। सो अगर मुझे इस सिंपल हार्मोनिक वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मोशन को किसी एक इंस्टेंट पे डिस्कस करना है, तो सपोज कीजिए मैं ये वाला पॉइंट ले लूँगा, तो इस पॉइंट से जो है मैं उसकी मोशन को दिखा सकता हूँ। इस तरह के प्लॉट को जो हम यूजुअली बोलते हैं फेज स्पेस डायग्राम। दिस इज कॉल्ड फेज स्पेस डायग्राम। ठीक है, और अब आपको पता लग रहा है कि जो इंटीग्रल है वो क्लोज जो है इंटीग्रल पे होता है। तो अब मैं अगर विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल लगाऊंगा, वो क्या था, मोमेंटम कोऑर्डिनेट इनटू वो था pi dqi इज इक्वल टू NIH। तो यहाँ पे लगाता हूँ pi की जगह px है, q की जगह x है, तो dx हो गया क्लोज इंटीग्रल। ni की जगह सपोज कर लीजिए n लिख लेता हूँ और h लिख लेता हूँ। जो px इंटू dx है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और जो है क्लोज इंटीग्रल। इंटीग्रल बेसिकली हमेशा एरिया रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व भी तो रिप्रेजेंट करता है जो इंटीग्रल है। तो क्लोज इंटीग्रल, तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ एलिप्स जो है वो हमेशा होता है इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी। तो पाई इंटू ए इंटू बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, एन एच के इक्वल हो गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई अंडर रूट ऑफ 2e डिवाइडेड बाय के, अंडर रूट ऑफ 2e डिवाइडेड बाय के, और b की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू ई इज इक्वल टू n इंटू एच। तो ये क्या बना, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2, e का e हो गया, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या बचा, अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू n इंटू एच। ठीक है, इफ लेट्स से न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, सपोज कीजिए जो न्यू है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, इन दैट केस ई जो है वो हमेशा होता है एच न्यू के इक्वल, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूं,
हाँ सॉरी। सो अब आपने जो है ना इसमें हर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, वो थी कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ऑसिलेटर की वो कितनी होती है। अगर मैं सिंपल लीनियर फ्रिक्वेंसी लिखूंगा वो आपको पता है वो होती है 1/2 अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। 2 पाई न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। 2 पाई न्यू होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। ये आपने पढ़ी हुई है, ये रिलेशन पढ़ा हुआ है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, या फिर न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ये ई की, ये न्यू की वैल्यू आ गई। ई जो है वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। सो आपके पास अंडर रूट ऑफ, यहाँ से अंडर रूट ऑफ के बाय एम ये बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ये क्या बन गया, न्यू। तो ये बना ई बाय न्यू इज इक्वल टू एन इंटू एच। तो इधर न्यू, अगर इधर को न्यू लेके चला जाऊंगा मैं तो ई क्या आ गया, एन इंटू एच इंटू न्यू। सो आपने जो है देखिए विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल जो है यूज़ किया। विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल से आपने डिराइव क्या कर दिया, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन लॉ को डिराइव कर दिया। सो ये आपकी फर्स्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल फ्रॉम द विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल। सो अगर आपको अलाउड एनर्जी स्टेट्स रिप्रेजेंट करनी है तो अलाउड एनर्जी स्टेट्स किस तरह की होंगी। अगर आपको अलाउड एनर्जी स्टेट्स ड्रॉ भी करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके वो किस तरह की होंगी। ठीक है, ये लेट्स से दिस इज पी एक्स, दिस इज एक्स। तो अगर आपको अलाउड एनर्जी स्टेट्स ड्रॉ करनी है सो इस तरह से, सपोज ये एक अलाउड एनर्जी स्टेट्स है, दिस इज गिवन बाय एच। इसके बाद ये अलाउड एनर्जी स्टेट है। जैसे एनर्जी लेवल होते हैं वैसे एलिप्स के केस में आपके लास्ट अलाउड एनर्जी स्टेट्स आ जाएंगी। जो हमेशा डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल टू एच होगा, एन इंटू एच इंटू न्यू। जो डिस्टेंस है वो हमेशा एच होगा। ये थी फर्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट है सेकंड डेरिवेशन जो कि हम पढ़ेंगे। जैसे हमने प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल डिराइव किया, इसी तरह से हम बोहर का क्वांटाइजेशन रूल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी हमने सबसे पहले बोहर के क्वांटाइजेशन रूल ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था ना, और एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन से एनर्जी क्वांटाइजेशन आई थी। तो अब हम जो है पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें बेसिकली क्या है, बोहर्स मॉडल में हमारे पास बीच में न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा था। इसमें जो है क्योंकि मेरे पास सर्कुलरली ऑर्बिट कर रहा है तो जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी मेरे सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। और वो सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, आर एंड थीटा। सो हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर करेंगे विच आर आर एंड थीटा। तो रेडियल कोऑर्डिनेट से जो मोमेंटम एसोसिएटेड होता है दैट इज पी आर, दैट इज यूजुअली गिवन बाय पी एम इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। जबकि एक तो रेडियल कोऑर्डिनेट से हो गया, एक एंगुलर कोऑर्डिनेट से भी मोमेंटम एसोसिएटेड होता है, वो होता है पी थीटा। इट इज यूजुअली गिवन बाय आई इंटू ओमेगा, दैट इज आई क्या हो गया एम आर स्क्वायर और ओमेगा क्या हो गया डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। ये जो है ये हमेशा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, देखिए ये हमारे पास फिक्स्ड है विच इज कांस्टेंट। सो सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है तो आर जो है, आर तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है जब, तो इसका मतलब डी आर बाई डी टी जो है वो तो जीरो हो गया, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो डी आर बाई डी टी तो जीरो हो गया। इसका मतलब मैं जो सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल लगाऊंगा वो सिर्फ थीटा कोऑर्डिनेट पे लगेगा, ये जो रेडियल कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो हो गया। तो हमने थीटा कोऑर्डिनेट पे लगाना है। थीटा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, तो आ जाएगा पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एन इंटू एच। सिंस मैंने बताया कि जो पी थीटा ये तो कांस्टेंट है, सो जो ब्रैकेट है उसमें सिर्फ डी थीटा आ जाएगा, एन इंटू एच। ये होता है एरिया अंडर इंटीग्रल
अब ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो इसका जो है 2 पाई हो जाएगा, सो 2 पाई इंटू पी थीटा इज इक्वल टू एन एच। यहाँ से पी थीटा कितना आ गया, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का उसे हम पी थीटा की जगह जो यूजुअली डिनोट करते हैं एल से, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। एल कितना आ गया, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई विच इज़ वट, विच वॉज बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ। ठीक है, सो ये हमने बोहर क्वांटाइजेशन लॉ को डिराइव कर दिया। अब एक छोटी सी टॉपिक और है जिसे हम डिस्कस करते हैं, डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन। अब डी ब्रोगली को आपको मैंने पढ़ाया था डी ब्रोगली आपको पिछली बार। सो डी ब्रोगली क्या था, डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन। ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने क्या कहा था, उसने मैटर वेव की बात की थी कि हर मैटर के साथ, कोई भी मैटर पार्टिकल है उसके साथ जो एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्शन ऑफ मैटर वेव, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास जो है वो m है और वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन जब रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है और उस वेव की जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, डेट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। और उसने ये भी कहा था जो ये वेव करेक्टर है इलेक्ट्रॉन का, डेट कैन अकाउंट फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ परमिसिबल ऑर्बिट्स इन एन एटम। जो क्वांटाइजेशन की बात करता था, बोहर ने क्वांटाइजेशन की बात की थी, उसने कहा अगर मैं वेव नेचर लूँगा इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की, तब भी जो है मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है वो क्वांटाइज है या परमिसिबल ऑर्बिट में ही मूव करता है। तो कैसे, अब वो पढ़ते हैं। अब वी नो डेट अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स में, मतलब रेडिएट नहीं करता कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर इस आइडिया को मैं फिट करूँ वेव नेचर में इलेक्ट्रॉन के, अब सिंस इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल मूविंग इन इट्स ऑर्बिट, देयरफॉर द वेव एसोसिएटेड विद इट। अब इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएट नहीं कर रहा, मतलब जो उसकी वेव है वो स्टेशनरी वेव होएगी जिसमें कोई भी ट्रांसफर नहीं है एनर्जी का। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन वेव कैन बी एडजस्टेड अराउंड एन ऑर्बिट ओनली व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट कंटेन्स एग्जैक्टली इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये कहता है, सपोज कीजिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है, दिस इज माई न्यूक्लियस। ये कहता है, जो ये डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की वेव को अगर मुझे एडजस्ट करना है अराउंड एन ऑर्बिट, ये तभी होगा व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट कंटेन एग्जैक्टली इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब सपोज कीजिए इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये मेरे पास पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कुछ इस तरह का आ गया। अगर मेरा दूसरा ऑर्बिट कुछ इस तरह था, सपोज कीजिए मेरा जो दूसरा ऑर्बिट है सर्कुलर, तो ऑर्बिट तो सर्कुलर था, लेकिन मैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की तो वेव नेचर की बात कर रहा हूँ। जब मैं इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की बात कर रहा हूँ तो मेरे को जो है उसकी वेव बनानी पड़ेगी। तो किस तरह की, अब इस केस में जो है एक तो ये हो गया, इसी तरह से ये बन गया। इसमें कितनी वेवलेंथ आई देखिए, 1 वेवलेंथ एंड 2 वेवलेंथ, दिस इज n इज इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूंगा, थर्ड ऑर्बिट में मेरे पास 3 वेवलेंथ होनी चाहिए, थर्ड ऑर्बिट में मेरे पास 3 वेवलेंथ होनी चाहिए। तो 3 वेवलेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। 1 ये कंप्लीट वेव है ना, एक कंप्लीट वेवलेंथ है 1, फिर 2, फिर
3। सो आपके पास 1, 2 एंड 3 वेवलेंथ आ गई। सब अगर इंटीग्रल वेवलेंथ ही होनी चाहिए ना, अगर हाफ होगी तो बेसिकली क्या होगा, सपोज कीजिए ये ऑर्बिट था और ये तो फुल वेव आ गई और अगली जो है हाफ रहेगी कहीं, तो वो तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिट है वो तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। इसलिए जो वेव है, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो इस तरह से एडजस्ट करनी पड़ेगी डेट इट कंटेन्स इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पे एक वेवलेंथ है, यहाँ पे 2 वेवलेंथ है, यहाँ पे तीसरे ऑर्बिट में 3 वेवलेंथ है। तो अगर इसको मैंने जर्नल लिखना है तो इट कैन बी रिटन एज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। तो लैम्डा को मैं अगर h अपॉन एम वी पुट कर दूँ तो ये क्या बन गया, NH अपॉन एम वी। आर यहाँ से कितना आ गया, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एम वी। आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से L की वैल्यू निकाल लीजिए, एम वी आर, एम वी से एम वी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बना, NH अपॉन 2 पाई। तो देखिए अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ कंडीशन कि भाई इलेक्ट्रॉन वेव जो है इट इज़ एडजस्टेड अराउंड एन ऑर्बिट व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास दोबारा से जो है बोहर का क्वांटाइजेशन लॉ जो है वो वापस मिल जाता है। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।